सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। सेंट्रल डॉगमा में हम लोगों ने पढ़ा था कि देर आर थ्री स्टेप्स: रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से डेडिकेटेड होगा हमारे पहले टॉपिक पे, इसमें रेप्लिकेशन पे। ठीक है, तो आइए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि सेंट्रल डॉगमा क्या है। देखिए, सेंट्रल डॉगमा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से जब डीएनए रेप्लिकेट होता है, खुद से निकलता है, तो इसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। ठीक। उसके बाद डीएनए से जब आरएनए बनता है, आरएनए बनता है, तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और एमआरएनए से जब प्रोटीन बनता है, तो इसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेंट्रल डॉगमा। दिस इज सेंट्रल डॉगमा, दीज थ्री स्टेप्स। तो आज का जो हमारा जो स्टेप है पहला, वो है रेप्लिकेशन का। ठीक है, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन को समझने के लिए आप पहले एक चीज ये समझिए कि हमारे पास जो डीएनए है, ठीक है, हमारे पास क्या है, जो डीएनए होता है ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, मैं एक फ्रेश पेज पे आता हूं पहले। देखिए, हमारे पास जो डीएनए होता है इस तरीके से, ये सपोज डीएनए है, इसमें इस तरह से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये सब हम स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं डीएनए का। ठीक है, तो इस तरह से मान लेते हैं हमारे पास डीएनए। अब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पे ये जो दो स्ट्रैंड्स है, ठीक है, दिस इज नंबर वन स्ट्रैंड एंड दिस इज नंबर टू स्ट्रैंड। ठीक है, पोलैरिटी भी आपको पता होनी चाहिए। अगर एक स्ट्रैंड 5' टू 3' है, तो दूसरा क्या होगा, 3' टू 5'। ये आपको पता होना चाहिए। एक एंड पे जो फिफ्थ कार्बन है वो फ्री होता है, और एक एंड पे जो थर्ड कार्बन है वो फ्री होता है। इसलिए हम पोलैरिटी क्या बोलते हैं एक स्ट्रैंड की, 5' टू 3'। तो दे बोथ आर एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है। अब आपको ये समझना है कि रेप्लिकेशन में क्या होता है। ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये दोनों ही स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाते हैं। ये दोनों ही स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं रेप्लिकेशन में। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होंगे, सेपरेट होंगे, और इन दोनों स्ट्रैंड के साथ एक नया स्ट्रैंड आके जुड़ जाता है। एक नया स्ट्रैंड आके ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, एक नया स्ट्रैंड आके ऐसे जुड़ जाता है। तो ये क्या हुआ, एक डीएनए से दो डीएनए बन गए। दिस इज व्हाट द प्रोसेस कॉल्ड रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। तो देखिए, एक ही स्ट्रैंड से ये बना नंबर वन डीएनए और ये बना नंबर टू डीएनए। अब आप एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए कि दोनों जो नए डीएनए बने हैं, उसमें एक स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड है। मतलब कि वो अपने ओरिजिन से ही निकला हुआ है। ठीक। और इस वाले में भी आप देख सकते हो कि एक स्ट्रैंड क्या है, पेरेंटल है। ठीक है, दूसरे ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं नए वाले, ये है न्यू स्ट्रैंड। तो कोई भी एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में, ठीक है, कोई भी एक नए डीएनए मॉलिक्यूल में आपको क्या दिखेगा, आपको एक स्ट्रैंड दिखेगा पेरेंटल, पेरेंटल, और एक स्ट्रैंड आपको दिखेगा न्यू, है ना, न्यू स्ट्रैंड दिखेगा। तो दो स्ट्रैंड होते हैं। और हर जनरेशन में जितनी बार मॉलिक्यूल बनता है, एक पेरेंट का स्ट्रैंड अगली बार भी मौजूद होगा। ठीक है, अब अगर इस डीएनए मॉलिक्यूल से भी नया स्ट्रैंड बनेगा, तो एक जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगा वो हर बार अगले जनरेशन में जाएगा। इसीलिए हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस।
ठीक है, रेप्लिकेशन इज अ सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में आखिरकार होता क्या है। अब आपको ये समझना है कि ये जो मैंने दो स्ट्रैंड को अलग किया है यहाँ पे, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो यही हमको डिटेल में आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एंजाइम्स की जो इसमें की रोल प्ले करते हैं। ठीक है, की प्लेयर्स। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूं पहले कुछ एंजाइम से जो कि यहां पे मेन रोल प्ले करने वाले हैं। सबसे पहला सबसे पहला जो आपको यहां पे खिलाड़ी नजर आएगा वो है हमारे पास हेलिकेस। क्या है? हेलिकेस। ये पहला एंजाइम है। ये क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है, अलग करता है, दोनों स्ट्रैंड को क्या करेगा? सेपरेट करेगा। ठीक है, अनजिपिंग एंजाइम भी कह सकते हैं आप इसको, अनजिपिंग एंजाइम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो मेन खिलाड़ी है वो है डीएनए डिपेंडेंट। वेट, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आप शॉर्ट में इसको डीएनए पॉलीमरेज कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा? ये पॉलीमर बनाएगा, डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड जोड़ेगा। ठीक है, लेके आएगा और जोड़ेगा। तो इसका काम है डीएनए का पॉलीमर बनाना। ठीक है, पॉलीमराइजेशन करना। तीसरा जो हमारे पास प्लेयर है वो है हमारे पास प्राइमेस। क्या है? प्राइमेस। ठीक है, इसको भी जब मैं अभी प्रोसेस समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा प्राइमेस क्या करता है। चौथा जो रोल है, चौथा जो हमारे पास एंजाइम है वो है हमारे पास डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ये जोड़ता है, ग्लू का काम करता है, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो हमको फिलहाल ये चार एंजाइम्स आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, ये चारों क्या है? एंजाइम है जो कि डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में एक मेन रोल प्ले करने वाले हैं। अब आगे ये समझते हैं कि क्या होता है आगे। देखिए, हमारे पास इस तरह से जो डीएनए होता है, ठीक है, और यहां पे आपको क्या दिखेगा? इस तरह से आपको दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड से न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। क्लियर है? ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। ठीक, सबसे पहला जो स्टेप रेप्लिकेशन में आता है वो है दोनों सेपरेट को अलग करना, दोनों प्रोसेस को क्या करना? अलग करना। अब वो करेगा कौन? कट कौन करेगा? वो करेगा हमारा हेलिकेज एंजाइम। अब हेलिकेज एंजाइम जब आता है यहां पे, तो हेलिकेज एंजाइम सोचता है कि इसको आखिरकार कहां से कट किया जाए। ठीक है भाई, रैंडम ऐसी थोड़ी कट कर देगा। तो कट करने के लिए उसको सबसे पहले एक पॉइंट चाहिए, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, क्या? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वो इस ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है दैट ओराई, मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढता है। तो अगर इसको किसी चीज को कट करना है तो ये कट वहां पे कर पाएगा जहां पे कम एनर्जी खर्च हो। और आपको पता है यहां पे कि एडेनिन और थाइमिन किससे जुड़े होते हैं? डबल बॉन्ड से। और गुआनिन और साइटोसिन किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन के ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि गुआनिन और साइटोसिन जो कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, उसको ब्रेक करना इजी है, या एडेनिन और थाइमिन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हैं उसको ब्रेक करना जरूरी, सॉरी, उसको ब्रेक करना आसान है? तो ऑफ कोर्स आपका आंसर यही होगा कि जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करना ज्यादा आसान होगा। तो जो हमारा जो पहला एंजाइम हेलिकेज है वो एक ऐसे सीक्वेंस को ढूंढेगा जहां पे लगातार आपको टी ए टी वाला सीक्वेंस दिखेगा। ठीक है, ऐसे सीक्वेंस को हमारा हेलिकेज एंजाइम ढूंढेगा जहां पे ये लगातार ए टी वाला सीक्वेंस होगा, और वही होगा इसका ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो हेलिकेज सबसे पहले क्या करता है?
ये पूरे डीएनए में ऐसे पॉइंट को ढूंढेगा जहां पे उसको इस तरह का सीक्वेंस नजर आएगा, ए और टी वाला सीक्वेंस, ठीक है, और वहां पे जाकर के ये क्या करेगा, कट लगा देगा। तो मान लेते हैं यहां पे हमारे पास इस एरिया में क्या है, ये है, इस एरिया में ए और टी का सीक्वेंस है, तो यहां पे जाकर के उसने क्या कर दिया, कट करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये कट करेगा तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, यहां जहां पे वो कट करेगा वहां पे क्या हो जाएंगे, इस तरह से एक वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, इस तरह से एक वेट, एक वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से एक वी शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जहां पे ये खुलना स्टार्ट होगा, और वहां पे इस तरह से उसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब यहां पे आप सबको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को उसने यहां पे क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये, इसको मैं थोड़ा फिर से बना देता हूं अच्छे से, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो वी शेप, जैसे हेलिकेज एंजाइम ने यहाँ पे ब्रेक किया, कट किया, तो यहाँ पे एक वी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं, रेप्लीकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को हेलिकेज एंजाइम एक साथ ओपन नहीं करता, क्योंकि वहां पे लगेगा बहुत ज्यादा एनर्जी। ठीक है, तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा करके ओपन करता है। तो सबसे पहले जब उसने इसको ओपन किया तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क। एनसीईआरटी में पूरा डायग्राम भी बना हुआ है इस पे। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं ये है 5-2 3 और ये है 3-2 5 ये दो हमारे पास स्ट्रैंड्स है, एक है 5-2 3 और एक है 3-2 5 तो यहां पे हमारा हल्का सा यहाँ पे अनजिपिंग हो चुका है, ये खुल चुका है। तो अब बारी किसकी आती है, ये तो चलो थोड़ा थोड़ा करके जो हेलिकेज एंजाइम है वो इसको खोलता रहेगा। ठीक है, जैसे आपने वो देखा होगा ना, आटे की बोरी देखी होगी, आटे की बोरी जब घर में आती है तो क्या होता है, सबसे पहले आप उसको एक जगह से ब्लेड लगा के हल्का सा कट करते हो, फिर वो सर्र से अपने आप खुलता चला जाता है, खुलता चला जाता है। उसी तरह यहाँ पे है, तो सबसे पहले उसने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ढूंढा, और उसके बाद उसने क्या किया कि यहाँ पे लगातार वो उसने हल्का सा ओपन कर दिया, वो धीरे धीरे उसको खोलता जाएगा बाय यूजिंग द एनर्जी, एक साथ नहीं खोल सकता। ठीक है, अब आती है बारी किसकी, सेकंड एंजाइम की। सेकंड एंजाइम की बारी आती है, जो कि हमारा कौन है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज। पूरा नाम ऐसा क्यों है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन करने के लिए वो डीएनए पे डिपेंड है, इसलिए पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज को अब क्या करना है, पॉलीमर बनाना है। अब इस डीएनए पॉलीमरेज के थोड़े से नखरे हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि भैया देखो, मैं जो स्ट्रैंड बनाऊंगा, नया स्ट्रैंड बनाऊंगा, मैं केवल एक बार में एक ही स्ट्रैंड पे काम करूंगा। हमने कहा ठीक है भैया, चलो हमारे पास दो स्ट्रैंड है, तुम किसी पे काम करना शुरू कर दो। वो कहता है ठीक है। वो कहता है फिर मेरा एक और शर्त है। मैंने बोला क्या? तो वो कहता है कि देखो भैया, मैं जिस नए स्ट्रैंड को बनाऊंगा, ठीक है, जिस न्यू स्ट्रैंड को मैं बनाऊंगा, वो स्ट्रैंड 5-2 3 होगा। हमने कहा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो मतलब इसका ये है कि नया स्ट्रैंड 5-2 3 होगा, और मतलब जिस स्ट्रैंड पे ये काम करेगा वो क्या होगा, वो होना चाहिए 3-2 5 भाई 3-2 5 पे काम करेगा तभी तो 5-2 3 वाला स्ट्रैंड बनाएगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है, हमारे पास 3-2 5 वाला स्ट्रैंड है, तुम इस पे काम करना शुरू कर दो। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और काम करना शुरू करता है। लेकिन जैसे ही वो आता है यहाँ पे, वो सोचता है कि मैं शुरू कहां से करूं। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे रोल आता है किसका, हमारे प्राइमेज भैया का। किसका? प्राइमेज, जो कि हमारा तीसरा एंजाइम है, प्राइमेज। ठीक है, अब प्राइमेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज जो कि कंफ्यूज है कि कहां से स्टार्ट करना है, प्राइमेज करता है कोई बात नहीं, ये रहा तुम्हारा 3-2 5 वाला स्ट्रैंड। वो क्या करता है, यहां पे आके एक प्राइमर जोड़ देता है। क्या जोड़ता है? प्राइमर जोड़ देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमर। और प्राइमर क्या होता है बच्चों? प्राइमर आरएनए का एक टुकड़ा होता है। ठीक है, छोटा सा आरएनए का एक टुकड़ा होता है। तो
प्राइमेज ने कहा कि देखो मैंने यहाँ प्राइमर जोड़ दिया, अब तुम यहां से स्टार्ट कर सकते हो। तो डीएनए पॉलीमरेज करता है, ठीक है, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये यहां पे डीएनए स्ट्रैंड बनाना शुरू करता है, ठीक है, यहां पे डीएनए स्ट्रैंड बनाना इस तरह से शुरू कर देता है। जैसे जैसे ही खुलता जाएगा ये स्ट्रैंड बनता चला जाएगा। चलो, ये तो ये वाला जो हमारा स्ट्रैंड है ये तो लगातार बन रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहां पे जो स्ट्रैंड है ये कंटिन्यूअसली बन रहा है, ठीक है, बिना रुकावट के कंटिन्यूअस बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, कंटिन्यूअस बन रहा है, ठीक है। तो हमारा ये स्ट्रैंड क्या है, 5-2 3- भी चल रहा है, सारी चीजें सही है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं इस चीज को, जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, ये डीएनए पॉलीमरेज कौन से स्ट्रैंड पे काम करेगा, 3-2 5- पे काम करेगा, ताकि जो नया स्ट्रैंड बने वो 5-2 3- हो सके। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज आता है और उसने अपना पहला स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया। अब ये जो कंटिन्यूअस वाला स्ट्रैंड होता है बच्चों, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। क्या हमारा दूसरा वाला स्ट्रैंड कॉपी नहीं बनाएगा, उससे भी कॉपी बनेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है कि इस पे कैसे काम किया जाए, ये तो 5-2 3- इस पे तो मैं काम ही नहीं कर सकता, मुझे जो स्ट्रैंड चाहिए वो चाहिए 3-2 5। तो जो प्राइमेज होता है, कोई बात नहीं, वो कहता है कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। वो कहता है देखो मैं यहां पे एक प्राइमर लगा देता हूं, ठीक है, प्राइमर को मैं अलग कर से कर दूं। वो कहता है कि चलो यहां पे मैं प्राइमर लगा देता हूं, यहां पे मैं एक प्राइमर लगा देता हूं, आप यहां से स्टार्ट करो, तो आपका डायरेक्शन भी सही आएगा, ठीक है। आपका डायरेक्शन क्या है, 3-2, मतलब आप जिस एंड पे काम करना है वो क्या है, तो यहां से अगर इस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करें तो ये क्या हो जाएगा, 3-2 5, ठीक है। तो डी पॉलीमरेज कहता है ठीक है, तो उसने यहां से इसको बनाते हैं, वेट, पहला उसने प्राइमेज लगा दिया यहां पे, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देता हूँ। तो उसने एक स्ट्रैंड यहाँ बना दिया, तो कहता है कि तो पीछे वाला कौन बनाएगा, तो प्राइमेज कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर से यहाँ पे प्राइमर लगा देता हूँ, आप फिर से एक स्ट्रैंड बना लो। तो आप ये देखो कि लगातार यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बन रहा है, उल्टी डायरेक्शन में एक स्ट्रैंड बन रहा है, और कई सारे फ्रेगमेंट्स में बन रहा है, कई सारे फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, है ना, ये जो आपको फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ठीक है। और ये स्ट्रैंड कंटिन्यूअसली नहीं बनता, रुक रुक के बनता है, पहले यहां बना, फिर पीछे वो घूम के गया, फिर उसने इतना बनाया, फिर उसने इतना बनाया। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस वे में बन रहा है। और इस डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड जो बन रहा है, इसको हम लोग लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों, जैसे जैसे ये खुलता चला जाएगा, हमारा लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, ठीक है। जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो कंटिन्यूअस बहुत आराम से बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वहां पे लगातार छोटे छोटे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते चले जा रहे हैं, और उसका जो कंडीशन है वो भी फिलफिल हो रहा है, ठीक है। इस चक्कर में क्या होता है बच्चों, कि यहां पे बीच बीच में कई सारे आरएनए के पीसेस आ जाते हैं, यहां पे कई सारे क्या होंगे, आरएनए के पीसेस जुड़ने लगते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज कहता है नहीं भाई, ये पूरा का पूरा मुझे डीएनए स्ट्रैंड बनाना है, तो मुझे यहां से इस आरएनए को हटाना पड़ेगा। तो डीएनए जो पॉलीमरेज है वो यहां से इन आरएनए पॉलीमरेज को हटाने लगता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज को क्या करने लगता है, हटा देता है, आरएनए पॉलीमरेज को हटा देता है, ठीक है। और इसके बाद इन ये जो फ्रेगमेंट्स है इनको जोड़ने का काम कौन करता है, तो इसमें हमारा चौथा, इसमें हमारा जो फोर्थ वाला जो एंजाइम है वो काम आएगा, जिसको हम बोलते हैं डीएनए लाइगेज, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करता है बच्चों, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ देता है, इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को क्या करता है, जोड़ देता है बाय फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बाय फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जोड़ देता है, ठीक है।
तो बीच बीच में जो आरएनए के टुकड़े थे उसको किसने हटाया, डीएनए पॉलीमरेज ने रिमूव कर दिया। और अब इनको जोड़ना भी तो है ना। दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं, बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो जो लाइगेज है जिसको हम ग्लू एंजाइम भी कहते हैं, वो आकर के इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ला करके क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरीके से हमारे प्रॉपर तरीके से दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। मैं फिर से सारी चीजें एक बार समराइज कर दे रहा हूं। देखो, हुआ ये कि सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओराई, मतलब कि ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को ढूंढना। ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कैसा होगा बच्चों, जहां पे एटी एटी का सीक्वेंस लगातार होगा, क्योंकि ए और टी डबल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं और डबल बॉन्ड को तोड़ना हेलिकेज एंजाइम के लिए थोड़ा सा आसान है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद होगा अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। दोनों अनवाइंड, जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, अनवाइंड होंगे, धीरे धीरे खुलेंगे। और पहला आपको जो छोटा सा वी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा दूसरा जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज, वो आता है, वो कहता है कि भैया देखो मेरी को शर्तें हैं। पहला शर्त ये कि मैं एक बार में एक ही स्ट्रैंड पे काम करूंगा। हमने बोला ठीक है, काम करो, हमारे पास दो स्ट्रैंड है। दूसरी शर्त यह है कि भैया देखो मैं जिस स्ट्रैंड पे काम करूंगा वो स्ट्रैंड 3 टू 5 होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। तो पहले वाले स्ट्रैंड जो कि 3 टू 5 था, उस पे वो नॉर्मल तरीके से काम करता चला गया और हमारा डीएनए मॉलिक्यूल बन रहा था। लेकिन जो दूसरा वाला स्ट्रैंड था वो 5 टू 3 था, तो उसको प्राइमस ने कहा कि भैया तुम उल्टी डायरेक्शन में थोड़ा थोड़ा काम करते चलो। तो पहले वाले स्ट्रैंड में 3 टू 5 वाले में हमारा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा था और उसको हम बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन दूसरे वाले स्ट्रैंड में क्या हुआ, वहां पे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स बन रहे थे छोटे छोटे, तो उसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। और जब वो स्ट्रैंड कंप्लीट होता है तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड या फिर लैगिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे जैसे हमारा ये डीएनए मॉलिक्यूल और ओपन होता चला जाएगा, ये साथ में ये यहाँ पे स्ट्रैंड्स बनते चले जाएंगे इसके साथ। ठीक है, ये स्ट्रैंड यहाँ पे बनते चले जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि नया स्ट्रैंड हर बार, अब आपको ये जब आप आरएनए बनाओगे ना वहां पे भी काम आएगा। अब आप इस चीज को एक दिमाग में बिठा लो कि कभी भी नया स्ट्रैंड बनेगा, चाहे डीएनए का स्ट्रैंड बने चाहे आरएनए का स्ट्रैंड बने, इट विल बी ऑलवेज द न्यू स्ट्रैंड विल बी 5 टू 3। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि नया स्ट्रैंड हर में 5 टू 3 स्ट्रैंड पे ही बनता है। ये चीज क्लियर है सबको। तो अब एक बार फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे सारे प्रोसेस क्या थे। तो पहला जो स्टेप था हमारे पास वो था रिकॉग्नाइजेशन वेट हाँ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओराई। ठीक है, तो सबसे पहले ओराई को ढूंढना है। दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है अनवाइंडिंग अनवाइंडिंग डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, द थर्ड स्टेप इज फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है, फोर्थ स्टेप है हमारा रिमूवल ऑफ प्राइमर या फिर आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है हमारे पास प्रूफ रीडिंग प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है, डीएनए पॉलीमर है, पॉलीमराइजेशन जो करता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, वो क्या करता है बच्चों कि वो जब जोड़ता है ना, तो साथ में वो देखता भी रहता है क्या मैं सही काम कर रहा हूं, क्या मैं सही जोड़ रहा हूं। तो इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल।
तो इतने स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला स्टेप है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ओराई। सबसे पहले तो हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को पहचानते हैं। दूसरा, अनवाइंड करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल को। तीसरा, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनाते हैं। फोर्थ, रिमूवल ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल करते हैं। और फाइनली साथ में प्रूफ रीडिंग भी डीएनए पॉलीमरेज करता रहता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर कंपैरिजन ले ले हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच में, ठीक है, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि जो यूकैरियोटिक होता है वहां पर ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है ये कहां पे हो रहा होगा, ये न्यूक्लियस में होगा। कहां पे? न्यूक्लियस में होगा। वहीं प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये यहां पे, ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में हो रहा होगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो ओराई होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, मैनी। और प्रोकैरियोटिक में जो ओराई होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो सिंगल होता है। ठीक है, वो क्या होगा, सिंगल होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमने पूरा प्रोसेस समझा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसका ये प्रोसेस कैसे होता है। एक चीज और जो एनसीईआरटी में लिखी है उस पे मैं ये आपको बता दूं, फिर लेक्चर को फिनिश करते हैं। एक चीज दे रखा है हमारे बुक में कि जो डीएनटीपी है, सर्व एज ड्यूल पर्पस, ये आपकी बुक में दे रखा है और ये भी समझना बहुत जरूरी है। इस पे कई बार बोर्ड या फिर आपके नीट में सवाल आ सकता है। तो ऐसा क्यों लिखा है? डीएनटीपी होता है डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ये क्या होता है? डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। अब ये डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है बच्चों? ये दो काम करता है। एक तो आपके डीएनए पॉलीमरेज को जो सामान चाहिए था, मतलब भैया अगर वो पॉलीमराइजेशन कर रहा है तो उसको न्यूक्लियोटाइड, उसको शुगर चाहिए होगा, उसको फॉस्फेट चाहिए होगा, ये सारी चीजें चाहिए होंगी ना न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए। तो वो कहां से आता है? तो बच्चों वो इसी से आता है, वो डीएनटीपी से आता है। तो ये एज अ सबस्ट्रेट काम करता है। सबस्ट्रेट काम करता है मतलब कि उसको रॉ मटेरियल ला के देता है कि भैया ये लो फॉस्फेट, ये लो शुगर। ठीक है, तो डीएनटीपी इसको सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है, मतलब रॉ मटेरियल ला के देता है। और दूसरा जो इस डीएनटीपी का काम है, वो इस पूरे प्रोसेस के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, इतना ज्यादा जब एनर्जी चाहिए उसको ब्रेक करने के लिए, उसको जोड़ने के लिए, तो ये सारा काम किसकी मदद से होता है? डीएनटीपी की मदद से होता है बच्चों। इसलिए एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि डीएनटीपी मतलब डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट सर्व एज ड्यूल पर्पस। तो आपको ये याद रखना है, एक तो वो सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, मतलब रॉ मटेरियल लाके दे रहा है, और दूसरा वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है इस पूरे प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो यहां पे खत्म होता है हमारा ये लेक्चर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।